जो इंसान अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों के अंदर खुद को बचा कर रख लेता है, खुद को संभाल कर रख लेता है, यकीन मानिए वो जीवन के अंदर कुछ श्रेष्ठ करता है, कुछ विशेष करता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का स्कूल लेक्चर का। व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अंदर हिंदी का जो पाठ्यक्रम बदला है, परिवर्तन हुआ है। आपने पाठ्यक्रम यूँ तो PDF के अंदर देख लिया होगा, फिर भी आपके कुछ चीज़ें हैं जो मस्तिष्क के अंदर स्पष्ट नहीं हुई है, कैसे क्या करना है, क्या क्या कुछ बदलाव हुआ है और अपने चैनल पर हम क्या कुछ चीज़ें हैं जो करवाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे वाले निशान पर क्लिक कर लेना और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जिस पर 6000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर मैं सूचना वगैरह डालता रहता हूँ, सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। चलिए, क्या क्या बदलाव हुआ है आपने देख लिया होगा। यूँ तो मोटा मोटा बदलाव देखे। मैं पहले ये बात करूँ तो कक्षा 11 और 12 की जो किताबें हैं वो पूरी तरीके से हटा दी गई है। अभी तक आपने पढ़ा वो जाया नहीं जाएगा, बेकार नहीं होगा। आपने जो कवि परिचय तो जो पढ़ाई है कम से कम, वो आपका साहित्य इतिहास के अंदर काम आ जाएगा। ठीक है, क्या कुछ जोड़ा है आगे देखते हैं साहब। देखिए, उच्च माध्यमिक स्तर में पहले व्याकरण वाला पोर्शन था, पाठ थे, पाठ हटा दिए। तो व्याकरण में देखिए संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय देखने आपको। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ उनके भिन्न हो, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण। शब्द शुद्धिकरण भी आएगा और वाक्य शुद्धिकरण भी आएगा। अर्थशास्त्र के पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा माफ करें, ज्ञापन, अधिसूचना, ये पहले भी थे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखने को मिलेगी। अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, वहाँ से सवाल मिलेंगे। जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता, कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज एवं डायरी, लेखन विषयक परिभाषा तत्व आदि। ये वैसे तो पहले मेरे 2018 वाली जो भर्ती थी उसमें करवाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं ये जो टॉपिक है पुनः आपको अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, जुड़े रहिए आप। अब देखिए, यहाँ पर जो बैग के अंदर पहले 9 पाठ थे 11-12 के, वो यहाँ से हैं जो गायब कर दिए हैं। अब देखिए, इसके अंदर भी व्याकरण भी जो जो चीज़ें दी गई है उन्हीं को आपको बेहतरीन ढंग से है जो करना है। ब पार्ट जो है इसमें शब्द शक्ति में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, अलंकारों में आपको यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, यही देखने। केवल छंदों में दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला, गीतिका, हरि गीतिका, केवल इतने ही देखने। गुण में माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये देखने। काव्य रस में रस का स्वरूप देखना है, रसावयव, स्थायी भाव को अच्छे से देखना है। विभाव को देखना, अनुभाव देखना, क्या संचारी भाव जैसे कि 33 है, ये नहीं आप संख्या तक नाम तक याद रख के सीमित रह जाओ। संचारी पंक्तियाँ दे दी, मान लो कि कहाँ पर कौन सा संचारी भाव देखने को मिल रहा है, तो संचारी भावों की थोड़ी विशेषता भी आपको ध्यान में रखनी है साहब। विभिन्न रसों के लक्षण एवं उदाहरण, ये भी मैं आपको पुनः आपको अच्छे से करवाने का प्रयास करूंगा साहब। ठीक है, तो हर एक चीज़ को आपको एक तरीके से अनुसंधान की तरह, अनुसंधानात्मक है जो देखना है, यानी कि रिसर्च की तरह बहुत डीपली से जो गहराई से जो अध्ययन करना है ग्रेड फर्स्ट के अंदर। तो ठीक है, इसके लिए आप फर्स्ट ग्रेड के पुराने पेपर भी देख सकते हो और यहाँ पर जो पाठ्यक्रम जोड़ा गया है उस हिसाब से आपको स्कूल, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको ये सुझाव दूँ, स्कूल लेक्चर के जो जितने भी पेपर हुए हैं पहले के हिंदी के, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा काव्य शास्त्र वाले इन सवालों वगैरह का। ठीक है, अब देखिए साहित्य इतिहास में क्या गया। स्नातक स्तर वाले में हिंदी साहित्य का इतिहास, पहले क्या था, आपको तथ्यात्मक तो देखना ही देखना होता था। तथ्यात्मक तो अभी भी आपको देखना ही देखना है, हिंदी साहित्य इतिहास को, जितने भी फैक्ट हैं, किसने क्या रचना है, क्या कुछ की। लेकिन अब साथ ही साथ आपको समझना भी पड़ेगा। देखिए, हिंदी इतिहास के अंदर इतिहास लेखन की परंपरा जो भी है, वर्णानुक्रम वगैरह हो गई, विधेयवादी हो गई, वो सारी की सारी जो परंपराएं उनको अच्छे से देखना। प्रारंभ से प्रमुख इतिहास ग्रंथ देखने और इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण, यानी कि आदिकाल
काल विभाजन करते हैं हम हिंदी साहित्य इतिहास का, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, फिर आधुनिक काल को भी विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। उससे पूर्व आदिकाल प्रारंभ होने से पहले उसकी जो परंपराएं, आदिकाल आने तक का जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ है 200 वैष्णव, उनकी वार्तार, वो सारी की सारी आपको कैसे कैसे आगे है जो इतिहास का सिस्टम बढ़ता है, वो लेखक हिंदी साहित्य का आरंभ के अंदर क्या कुछ विशेषता रहती है, पूर्व पीठिका के अंदर, वो सारी की सारी आपको देखनी है। किस प्रकार से काल का विभाजन हुआ, नामकरण, वो तमाम चीज़ें आपको देखनी है। फिर बात आती है आदिकाल की, रचनाओं की प्रामाणिकता। अब देखिए प्रामाणिकता के संबंध में जैसे कि प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार, रचनाओं का परिचय। अब देखिए यहाँ पर रचनाओं का जो प्रामाणिकता है, अब कईयों ने तो जो मिलता है अपने शुक्ल साहब उसको बताते हैं चंद्रवरदाई को, पृथ्वीराज रासो को, कुछ उसको प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो वहाँ से साहब सवाल है जो प्रमाणिकता के, रचनाओं की जो प्रमाणिकता है, वहाँ से आपको एक दो सवाल देखने को मिल जाएंगे। प्रवृत्तियाँ, आदिकाल की क्या कुछ प्रवृत्तियाँ रही है, कौन कौन सी विशेषताएँ रही है, वो आपको अच्छे से जो गहन अध्ययन करना पड़ेगा। और इसके रचनाकार आदिकाल के वो देखना पड़ेगा, रचनाओं का आदिकालीन जो रचना है उनका परिचय देखना पड़ेगा। और विशेष तौर से यहाँ तक तो आपको देखना ही देखना, लेकिन विशेष तौर से आपको चंद्रवरदाई दे दिया यहाँ पर और नरपति नाले दे दिया। तो चंद्रवरदाई का संपूर्ण जीवन परिचय, चंद्रवरदाई के संपूर्ण जीवन परिचय, और इन्होंने ग्रंथ लिखा कौन सा, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो को भी आपको एक तरीके से रिसर्च की भांति है जो अध्ययन करना है। प्रमुख चीज़ें जो पृथ्वीराज रासो में दी गई है उनको डीपली अध्ययन करना है, कुछ भी है जो पूछा जा सकता है। तो आदिकाल की रचनाएं वगैरह आएगी, रचनाओं का परिचय आएगा, लेकिन विशेष तौर से आपको चंद्रवरदाई और नरपति नालय, इन पर है जो आपको रिसर्च करने से तात्पर्य इनको विशेष तौर से, इन दोनों बिंदुओं को विशेष तौर से देखना है आपको। यहाँ सवाल है जो उठाए जाएंगे। भक्तिकाल में आते हैं। अब देखिए भक्तिकाल प्रारंभ होने से पूर्व भक्तिकाल का जो सामान्य परिचय वो आपको देखना है। भक्तिकाल का उद्भव और विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कक्षा 11 और 12 के अंदर जो किताब चलती है उसके अंदर भी हर एक काल के पीछे राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही, दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या रही, वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो दी हुई है। वहाँ से भी आप दार्शनिक पृष्ठभूमि वगैरह, राजनीतिक धार्मिक पृष्ठभूमि देख सकते हो। इसके इतर आप साहित्य इतिहास की जो कोई किताब पढ़ते हैं उसके अंदर भी हर एक काल से पूर्व पीठिका दी होती है, उसकी पृष्ठभूमि दी हुई होती है, किस पृष्ठभूमि से गुजर कर है जो साहित्य का इतिहास तक है जो काल विभाजन तक है जो पहुंचा है, तो वो आपको विस्तार से गहन तरीके से देखना है। तो संत काव्य तक आए हम, उससे पहले सामान्य परिचय भक्तिकाल का उदय कैसे क्या हुआ, किसने, शुक्ल के अनुसार कथन आते हैं, अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कथन आते हैं कि इनकी ये वजह से उद्भव हुआ, इस वजह से उद्भव हुआ, तो उन सबको देखना है। कैसे कैसे आगे विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि है जो, यानी चिंतन वाले पृष्ठभूमि क्या कुछ रही, कैसे कैसे भक्तिकाल तक है जो हम पहुँचे। इसको हम विभाजित करें भक्तिकाल को, तो आपको पता है संत काव्य आता है, सूफी काव्य आता है, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य आता है, ठीक है यहाँ तक तो। लेकिन संत काव्य की आपको विशेषताएं देखनी, संत काव्य की प्रमुख क्या क्या विशेषताएं रही है, मैं भी आपको छोटे छोटे वीडियोज़ के रूप में ये भी करवा दूंगा आपको। और जो छोटे छोटे वीडियो वाली श्रृंखला चल रही है उसके अंदर प्रमुख कवि कौन से रहे हैं संत काव्य में, रचनाएं कौन सी रही है उनकी कवियों की। लेकिन ये तो प्रमुख कवि और रचनाएं तो देखनी ही देखनी है आपको, लेकिन विशेष तौर से बहुत गहन अध्ययन आपको करना है। क्या, कबीर और दादू साहब का, कबीर की शब्द साखी और रमेनी जो है उनको देखना है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, पंक्तियाँ दे दी, फिर उनका भावार्थ पूछ लिया, कुछ शब्दार्थ आपको पूछ लिया, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको कबीर और दादू के विषय में, कबीर के शिष्य कौन से, कबीर मतलब कबीर और दादू से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो संबंध इनसे रखता है, उनका आपको गहन अध्ययन है जो साहब करना होगा, ठीक है। ये स्पेसिफाई यहाँ पर कर दिया है। और सूफी काव्य में हम बात करें, सूफी काव्य की विशेषताएं, प्रमुख कवि और रचनाएं देखनी है। विशेष तौर से आपको देखना है जायसी और मंझन को बहुत गहनता से है जो अध्ययन करना है, ठीक है। मंझन की कौन सी कृति है बताइएगा आप, ठीक है। राम भक्ति काव्य में आते हैं तो वही विशेषताएं देखनी, प्रमुख कवि देखने, राम भक्ति शाखा के अंदर कौन कौन से कवि रहे हैं, क्या क्या विशेषता रही है। और तुलसीदास, विशेष तौर से यहाँ पर तुलसीदास जी को आपको फोकस करना है। ये सबको तो देखना है, सामान्य जानकारी तो आपको होनी चाहिए, लेकिन विशेष तौर से तुलसीदास के विषय में कौन से इनके बड़े ग्रंथ थे, कौन से इनके छोटे ग्रंथ थे, ग्रंथों की भाषा क्या थी, ग्रंथों का रचनाकाल क्या था, ग्रंथों के अंदर
क्या प्रमुख विशेषता रही, किस विषय को लेकर है जो वो ग्रंथ रचा गया, ये तमाम चीज़ें आपको विस्तार से देखनी किसके बारे में, तुलसीदास से संबंधित। एक एक चीज़ को देखना है, समझते चलिए। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर कर दें आप। कृष्ण भक्ति काव्य के अंदर आते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर आते हैं तो विशेषताएं देखनी, प्रमुख कवि रचनाएं देखनी, लेकिन इनको देखने के इतर आपको सूरदास, मीरा और नंददास, इनका गहन अध्ययन करना है। सूरदास के जितने भी पद हो गए, जितने भी कृष्ण संबंधित और को संबंधित बहुत विस्तार से देखना है, परिचय हो गया क्या कुछ, मीरा के संबंध में आपको देखना है और नंददास के संबंध में आपको देखना है। इन तीनों का आपको गहन अध्ययन है जो करना है। रीतिकाल में आते हैं तो रीति से तात्पर्य, रीति का तात्पर्य क्या होता है साहब, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, बहुत विस्तार से। रीतिबद्ध कवि कौन है, रीतिबद्ध का क्या मतलब होता है, रीतिबद्ध जो कवि हैं उन्होंने क्या क्या रचनाएं की, वो रीतिसिद्ध का मतलब क्या होता है, रीतिसिद्ध परंपरा से संबंधित कवि कौन कौन से, रचनाकार कौन कौन से, उनकी रचनाएं के अंदर क्या उनके विषय रहे हैं। तो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त बहुत गहनता से देखने। तत्कालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ, उस समय का जो काव्य था रीतिकालीन काव्य, उसकी क्या कुछ प्रवृत्तियाँ थी, दरबारी काव्य था, उनके अनुसार वो लिखते थे, जो कुछ भी प्रवृत्तियाँ रही है वो सब देखनी है आपको। उस समय क्या कुछ स्पेसिफाई विशेषताएं वो देखनी है। प्रमुख रचनाकार, रचनाओं का परिचय देखना ही देखना है आपको रीतिकाल के अंदर, लेकिन गहनता से और विस्तार से आपको देखना, देव को विशेष महत्व देना है रीतिकाल के अंदर, भूषण को, बिहारी को, घनानंद, इन चारों को डीपली है जो अध्ययन करना है। एक एक चीज़ इनकी है जो आपको नोट करनी है, देखनी है, पढ़नी है, समझनी है साहब, ठीक है। आगे देखिए, आधुनिक काल की हम बात करते हैं। आधुनिक काल की बात करते हैं तो आपको तथ्यात्मक तो चीज़ें देखनी जो है और थी भी पहले भी, अब आपको समझना भी पड़ेगा हिंदी साहित्य इतिहास को। बिल्कुल कॉन्सेप्ट है जो बिठाना पड़ेगा, या ये जो पाठ्यक्रम बनाए गए इस प्रकार से बनाएंगे कि आपकी सोचने समझने का जो दृष्टिकोण है वो है क्या, व्यापक हो जाए एक तरीके से, ठीक है। पूर्व पीठिका, आधुनिक काल से पूर्व पीठिका आधुनिक काल की वो देखनी है, उस समय की क्या कुछ परिस्थितियाँ रही है। ये आपको हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कक्षा 11-12 की जो पुस्तक है उसमें करो, उसमें भी आपको मिल जाएगा। बाकी इसके इतर आप जो भी हिंदी साहित्य की पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे नगेंद्र साहब वाले में पूर्व पीठिका दी गई है, और मैं भी प्रयास करूंगा कि आपको कुछ विशेष है जो कंटेंट उपलब्ध करवा पाऊँ इनका भी पूर्व पीठिका से संबंधित। और हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास कहाँ से कैसे क्या प्रारंभ होता है, किसका योगदान प्रमुख होता है वो देखनी है, उस समय की परिस्थितियाँ देखनी है, सिचुएशन देखनी। नवजागरण, भारतेंदु एवं समकालीन साहित्यकार, गद्य की विविध विधाओं का उद्भव किस प्रकार से होता है आधुनिक काल के अंदर, ये पूर्व पीठिका में आपको प्रारंभ यानी कि जो बेस कैसे बनता है आधुनिक काल का वो चीज़ें देखनी है। विविध गद्य विधाओं का विकास, देखिए अब विविध गद्य विधाओं का विकास यहाँ पर लिख दिया इन्होंने, नाटक लिख दिया, एकांक, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, ये लिख दिया। केवल इनका बेसिक नहीं देखना आपको कि नाटक इस समय किस किस ने क्या क्या नाटक लिखे, इसके इतर आपको देखना है नाटक का प्रारंभ कहाँ से होता है, नाटक की व्युत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ से नाटक का विकास होता है साहब, आगे फिर कैसे बढ़ता है, किस किस परिस्थिति में किन किन राजनीतिक दृष्टिकोण और जो संबंध राजनीतिक नाटक हो गए, कहीं धार्मिक नाटक हो गए, उस प्रकार से आपको विस्तार से देखनी है एक एक चीज़। एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टाज, ये चीज़ें देखनी किस प्रकार से क्या विकास हुआ, आगे बढ़ा। लेकिन कि इसके साथ साथ ही किसने कौन कौन से संस्मरण लिखे हैं, किसने कौन कौन सी आत्मकथा लिखी है, वो चीज़ें आपको देखते चलनी है साहब। विशेष जो होगी प्रमुख इंपॉर्टेंट कि उनसे ज़्यादातर सवाल आते रहे वो मैं आपको करवाने का प्रयास करूँगा। प्रमुख रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का परिचय देखना। काव्य का विकास यानी देखिए काव्य का विकास है तात्पर्य यहाँ पर पद्य खंड आ गए, यहाँ पर ऊपर वाली गद्य विधाएं आ गई, यहाँ पर पद्य विधाएं कह सकते हैं या पद्य खंड कह सकते हैं। तो काव्य का विकास, भारतेंदु युग के अंदर क्या कुछ काव्य रचा गया, पद्य रचा गया। द्विवेदी युग के अंदर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता एवं समकालीन कविता, प्रमुख रचनाकारों उनकी रचनाओं का परिचय, यानी कि बिल्कुल आपको विस्तार से एक एक चीज़ समझते हुए है जो तैयार करनी है। यह हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास साहब। स्नातकोत्तर की हम बात करें तो काव्य हेतु, लक्षण, प्रयोजन वही है, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत। यूँ तो 2018 वाली वैकेंसी में मैंने ये सब कुछ करवाया है, फिर भी आपको नए सिरे से मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा कि रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति, ये कुछ सब कुछ। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत हो गया, लोजाइनस का उदात्त तत्व सिद्धांत हो गया, मनोविश्लेषणवाद हो गया, ये सब चीज़ें आपको देखनी और बहुत अच्छे से देखनी। अब देखिए साहब, ये पार्ट जोड़ दिए यहाँ पर नया,
ये बिल्कुल नया जोड़ा है, यूँ कहें कि न्यू टॉपिक यहाँ पर लागू किए गए हैं। देखिए बहुत ख़ास बात यहाँ पर यह है कि जो रचनाओं में जोड़ा है यहाँ पर स्नातकोत्तर स्तर में कबीर ग्रंथावली, ये सेकंड ग्रेड में भी है। तो सेकंड ग्रेड वालों को ये मैंने पढ़ा दिया कबीर ग्रंथावली, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है, श्याम सुंदर दास हैं। यहाँ पर साखी में केवल आपको गुरुदेव को अंग देखना है। सेकंड ग्रेड के अंदर 5 अंग दिए गया है, गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, ज्ञान विरह को अंग, ये सभी की सभी दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर है जो केवल गुरुदेव को अंग जो है, पहला गुरुदेव को अंग जो है उसी की साखियाँ यहाँ पर देखनी, उसको अच्छे से तैयार करना बिल्कुल। और पदों में बात करें तो सेकंड ग्रेड में प्रारंभिक 10 पद दिए गए हैं, यहाँ पर पद दिएंगे प्रारंभिक 5, ये भी मैंने आपको करवा दिए हैं। तो कबीर ग्रंथावली फर्स्ट सेकंड ग्रेड की में जो लागू है उसको मैं कंप्लीट करवा दिया, तो आप फर्स्ट ग्रेड वाले उनको देख लीजिएगा। गुरुदेव को अंग देखना है, सेकंड ग्रेड में 5 अंग है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही अंग की साखियाँ आपको देखनी, गुरुदेव को अंग की केवल। और सेकंड ग्रेड में 10 पद है, यहाँ पर 5 पद देखने प्रारंभिक, जो मैंने है जो करवा दिया कंप्लीट, वहाँ से आप देख सकते हो। रामचरितमानस तुलसीदास साहब का अपने क्या है जो है उसका बालकांड देखना है, वही सेकंड ग्रेड में भी है। ये तुलसीदास साहब का अपने जो रामचरितमानस का जो बालकांड है, ये ग्रेड सेकंड में भी है और ग्रेड फर्स्ट में भी इसको जोड़ दिया गया। ये सबसे विस्तृत है, यूँ तो बड़ा है, और इससे 2-3 सवाल यहाँ से आएंगे। तो प्रयास करना आप इसको अच्छे से तैयार करने का। जो प्रमुख चीज़ें हैं आपको लगे कि यार बहुत बड़ा है, इसमें तो बहुत समय लगेगा, तो विशेष जो चीज़ें हैं वो आप जरूर इसकी नोट कीजिएगा, देख लीजिएगा। बिहारी रत्नाकर ग्रेड सेकंड में भी है, इसको मैं पढ़ाऊँगा आगे ग्रेड सेकंड के हिसाब से भी और फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से भी। यानी कि ग्रेड सेकंड के अंदर तो 20 पद दिए गए केवल, ग्रेड सेकंड के अंदर तो बिहारी रत्नाकर जो है इसके प्रथम 20 दोहे दिए गए और यहाँ पर दिए गए 25 दोहे। यानी कि ग्रेड सेकंड में तो आपको 20 दोहे पढ़ने हैं और यहाँ पर क्या पढ़ने हैं, 25 दोहे है जो पढ़ने हैं बिहारी रत्नाकर के, जिसके संपादक कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, यहाँ पर 25 पढ़ने हैं, तो ये भी हम करवाएंगे, तो सेकंड ग्रेड के साथ में ये भी हो जाएगा। आगे है साकेत मैथिली शरण गुप्त साहब का, साकेत मैथिली शरण गुप्त साहब का, इसका 9वां सर्ग आपको है जो देखना है। ठीक है, निबंधों में हम बात करें, निबंधों में जोड़ा यहाँ पर कविता क्या है, कविता के विषय में कविता क्या है, इसके अंदर चिंतामणि का पहला भाग, रामचंद्र शुक्ल, शिरीष के फूल, कल्पलता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये निबंध है जो जोड़े गए, ये भी मैं आपको करवाऊंगा। कहानियों में बात करें तो कहानियाँ सेकंड ग्रेड में भी पूस की रात जोड़ दिए, पटाक्षेप नहीं होगा, उजाले के मुसाहिब, ये नई कहानियाँ जोड़ी गई और पहले वाले को हटा दिया गया। लेकिन यहाँ तो पूरी तरीके से नई कहानियाँ जोड़ी है, पहले वाला कहानियाँ तो थी नहीं वैसे भी। कहानी में कफन प्रेमचंद साहब की बिल्कुल करवाई जाएगी आपको। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, यही सच है मन्नू भंडारी, ये तीनों चीज़ें आपको कहानी ये भी करवा दी जाएगी आपको बहुत जल्द। देखिए ग्रेड सेकंड में पहले इस चक्कर को थोड़ा सा हटाया था यहाँ से, लेकिन ग्रेड फर्स्ट में इसको लागू कर दिया है। तो आपको ध्यान में रखना है उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसके मैंने 3-4 वीडियो है जो अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देख सकते हो, बहुत बेहतरीन ढंग से है जो करवाया गया। उसका मैं ऊपर से पोस्टर चेंज कर दूंगा, यानी कि ग्रेड फर्स्ट और वहाँ पर ऐड कर दूंगा। उद्भव और विकास बहुत बढ़िया ढंग से करवाया आपको। बोलियाँ और बोलियाँ देखनी है, राजभाषा और देवनागरी लिपि भी आपको देखनी है। राजभाषा और देवनागरी लिपि में, राजभाषा में क्या जो अनुच्छेद वगैरह है 43 से लेकर जो प्रारंभ होते हैं, वो सारे का सारा किन अनुच्छेदों में क्या क्या चीज़ें दी गई है वो सारी की सारी आपको देखनी है। ठीक है, विस्तार से आगे हम आते हैं तो भाग 4 के अंदर शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर और सूचना तकनीक, शिक्षण अधिगम में उपयोग, ये चीज़ें आपको पता ही है। शैक्षिक मनोविज्ञान में शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र कार्य, किशोर अधिगमकर्ता, ये सारा का सारा देखना है आपको। शिक्षा शास्त्र में शिक्षण अधिगम सामग्री में संप्रेषण कौशल, इसका उपयोग, शिक्षण प्रतिमान प्रक्रिया, शिक्षण के दौरान अधिगम सामग्री तैयार करना, उपयोग करना, सहकार्य अधिगम, ये सारी की सारी चीज़ें। और इसका जो आखिरी में है शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर, आखिरी वाली यूनिट सूचना तकनीक का उपयोग, जिसमें ICT हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अवधारणा, प्रणाली, उपागम, कंप्यूटर सहाय अधिगम, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, ये सारी की सारी चीज़ें। अंक विभाजन अभी अलग अलग किया नहीं गया, लेकिन सवालों की संख्या कक्षा 11-12 की पुस्तकें हटा दी गई है, तो सवालों की संख्या है जो बढ़ा दी जाएगी। और इतिहास के अंदर कुछ चीज़ें बदली है, कहानियों वाला जो पोर्शन जोड़ा है, कहानी और निबंध वगैरह, और अपने ये कबीर ग्रंथावली जो जोड़ दिया गया है, यहाँ पर श्याम सुंदर, यहाँ से सवाल है जो बनाए जाएंगे। रामचरितमानस हो गया, बिहारी रत्नाकर, ये सारा का सारा पाठ्यक्रम था। एक एक चीज़ स्पष्ट समझ में आ गई होगी। कुल मिलाकर बात ये है कि आपको गहन अध्ययन है जो करना पड़ेगा, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो
नई जोड़ी गई वो आपको मैं यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री है जो करवा दूंगा। यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के निःशुल्क रूप से तैयारी करवाई जा रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जिस पर 6000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, अभी रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऑलरेडी पहले जो भर्ती आई थी उसमें पाठ्यक्रम करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जल्दी ही 6 से 8 तक की नोट्स एनसीईआरटी की कंप्लीट बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार है। आप 2 दिन में 6 से 10 तक की कंप्लीट आप एनसीईआरटी पढ़ दोगे, इस तरीके से नोट्स तैयार किए गए। तो एनसीईआरटी के अपने नोट्स तैयार हैं, 6 से 8 तक के तो तैयार हो गए और 9th और 10th के चल रहे हैं, 3-4 रोज में तैयार हो जाएंगे। फिर आपको 6 से 10 तक के एनसीईआरटी के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में। अगर किताबों को लेकर आप बैठोगे 6 से 10 तक की तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन उन नोट्स के जरिए आप 2-3 दिन के अंदर 6 से 10 तक की एनसीईआरटी जो पार्ट है जो रीट के अंदर लगते हैं वो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से जो कवर हो जाएंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा जल्दी ही। जय हिंद, फिर मिलता हूँ। कोई भी आपकी सवाल वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, प्रयास करूँगा यथासंभव आपको उत्तर देने का। फिर मिलता हूँ।